हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस गहन चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, सामान्य ज्ञान के तथ्य अक्सर लोगों को बहुत नीरस लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बस तारीख है और जगह रटनी है। हाँ, सही कहा आपने। पर आज हमारा मिशन ये है कि हम इन तथ्यों को रटेंगे नहीं, हम इन्हें एक विशाल जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह देखेंगे। जब ये टुकड़े जुड़ेंगे तो यूपी के इतिहास और संस्कृति की एक पूरी कहानी बन जाएगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। तो चलिए ऐतिहासिक वास्तुकला से शुरू करते हैं, पत्थरों में छिपी कहानियों से। हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले ही प्रश्न में ललितपुर के देवगढ़ किले का जिक्र है। वहां बेतवा नदी के तट पर नरसिंह मंदिर है। जी, और इस मंदिर का निर्माण देवी सिंह बुंदेला ने करवाया था। बिल्कुल। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इसी देवगढ़ में गुप्त काल का मशहूर दशावतार मंदिर भी मौजूद है। मतलब गुप्त काल और फिर बुंदेला शासक दोनों ने एक ही जगह पर निर्माण क्यों किया? इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो पूरी तरह से भूगोल पर टिका है। देखिए, देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे बसा है, और पुराने जमाने में ना नदियां ही यातायात का सबसे बड़ा साधन होती थी। अच्छा, मतलब आज के हाईवे की तरह? एग्जैक्टली, हाईवे की तरह। नदी के पास होने से पानी तो मिलता ही था, साथ ही सामरिक सुरक्षा भी मिलती थी। गुप्त शासकों ने भी इस फायदे को देखा, और सदियों बाद बुंदेला शासकों ने भी। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब भूगोल ही इतिहास तय करता था। जी हाँ। खैर, स्मारकों की जगहों को लेकर ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे हमारे दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा विकल्प असंगत है। हाँ, स्थानों को लेकर भ्रम होना बहुत आम बात है। हाँ, जैसे नाम है खुसरोबाग, सुनकर लगता है कि ये तो नवाबों के शहर लखनऊ में होगा, लेकिन असल में ये प्रयागराज में है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही और भी कई स्मारक हैं जहां लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे लाल खान का मकबरा, ये वाराणसी में स्थित है। और चौखंडी स्तूप सारनाथ में है ना? जी। और अगर हम आगरा की बात करें, तो वहां शाहजहां द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद और चीनी का रोजा है। तो मेरा एक सवाल है, इतने सारे ऐतिहासिक स्मारक अलग अलग शहरों में क्यों बिखरे पड़े हैं? क्या इसका कारण सत्ता का बदलता केंद्र था? देखिए, मुगलों के समय आगरा लंबे समय तक राजधानी रहा, इसलिए वहां बड़े निर्माण हुए। लेकिन प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर इतने महत्वपूर्ण थे कि कोई भी शासक उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। क्योंकि वहां से बहुत लगान या रेवेन्यू आता होगा। बिल्कुल। और रेवेन्यू से याद आया, हमारे प्रैक्टिस सेट का 19वां प्रश्न भी तो इसी से जुड़ा है। अरे हाँ, राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल, इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। और पता है इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। सही। पर अंग्रेजों ने इसे दिल्ली या कहीं और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गंगा और यमुना का संगम व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 1831 में वहां राजस्व परिषद बनाना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। मतलब नदियों के किनारे बसे शहर हमेशा से पावरफुल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, इमारतों और दफ्तरों से निकलकर अब जरा संस्कृति की तरफ चलते हैं। बनारस में जो रामलीला का मंचन होता है वो कितने दिनों तक चलता है? ये बहुत ही खास है। बनारस के रामनगर की रामलीला पूरे 31 दिनों तक चलती है। 31 दिन? सच में, ये तो किसी आज के वर्चुअल रियलिटी शो से भी ज्यादा भव्य लगता है। और क्या, 2008 में यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया था। और वाराणसी में एक और पर्व होता है भरत मिलाप। हमारे तीसरे प्रश्न में इसी का जिक्र है। हाँ, लेकिन इस प्रश्न में एक कंफ्यूजन दिया गया है। कैसा कंफ्यूजन? प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और कुष्ठ रोगों के इलाज से जुड़ा है। लेकिन उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि सूर्य उपासना से संबंधित विकल्प तो है ही नहीं। वाराणसी के प्रमुख पर्वों में भरत मिलाप प्रसिद्ध है। अच्छा, तो भरत मिलाप सूर्य उपासना का पर्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भरत मिलाप तो विजयादशमी के अगले दिन भगवान राम और भरत के मिलने का उत्सव है। ये नाटी इमली मैदान में होता है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब जरा लोकगीत और नृत्यों की बात करते हैं। यूपी में तो जन्म से लेके हर मौसम तक के गीत हैं। जी, जीवन चक्र का हर रंग यहाँ संगीत में घुला है। जैसे छठे प्रश्न में बताया गया है कि बच्चे के जन्म पर कौन सा लोक संगीत गाया जाता है। इसका उत्तर है सोहर।
अवध क्षेत्र में सोहर गाना बहुत ही आम और शुभ माना जाता है। बिल्कुल। और बुंदेलखंड का वो नृत्य जिसके बारे में चौथे प्रश्न में पूछा गया है। हाँ, वो राई नृत्य है। इसमें ऐसा लिखा है कि राई नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसी प्रश्न के विकल्पों में स्वांग और परधौनी का भी जिक्र है। वो क्या होते हैं? देखिए, परधौनी बैगा जनजाति का नृत्य है और स्वांग तो एक पूरी लोक नाट्य की विधा है। मतलब नाटक का एक रूप है स्वांग। और पूर्वांचल की तरफ जाएं तो बिरहा और कजरी सुनने को मिलते हैं। सही कहा। और इन्हीं लोक कलाओं, इन्हीं ग्रामीण ध्वनियों को साहित्य में किसने सबसे अच्छी तरह पिरोया है पता है? अरे, 11वें प्रश्न में उन्हीं का तो जिक्र है। 20वीं सदी के महान लेखक धनपत राय। जी, जिन्हें हम और आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मतलब धनपत राय ही मुंशी प्रेमचंद थे। ये तथ्य बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्योंकि उन्होंने ही आम लोगों की, किसानों की कहानियों को साहित्य का केंद्र बनाया। बिल्कुल। और इसी तरह पुरानी परंपराओं को सहेजने का एक और उदाहरण हमें 18वें प्रश्न में मिलता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका सही जवाब है झांसी में। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव। मतलब हम अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति को भी आधुनिक दौर में बढ़ावा दे रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। हम संस्कृति, साहित्य और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, पर इन सबको आगे कौन ले जाएगा? जाहिर है, हमारी आने वाली पीढ़ियां। और वो तभी मुमकिन है जब शिक्षा की नींव मजबूत हो। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। तो चलिए शिक्षा के ऐतिहासिक स्तंभों की बात करते हैं। 10वें प्रश्न में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की बात की गई है। जी, BHU की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और प्रश्न के अनुसार इसमें उनका सहयोग किसने किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एनी बेसेंट का सहयोग और इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। बिल्कुल। और अगर हम ज्ञान के एक और बड़े केंद्र की बात करें जो 8वें प्रश्न में है, वो केंद्रीय तिब्बतीय अध्ययन विश्वविद्यालय है ना? हाँ, जो सारनाथ में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। 1967। और ये बनारस के सारनाथ में है। इसके बाद 7वां प्रश्न भी बहुत दिलचस्प है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। देखिए, यहीं पर अक्सर गलती होती है। लोग मोतीलाल नेहरू का नाम सुनकर सोचते हैं कि ये संग्रहालय भी प्रयागराज में होगा। हाँ, क्योंकि आनंद भवन और स्वराज भवन तो प्रयागराज में है। पर यह बाल संग्रहालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। बिल्कुल। और अगर हम आज के समय की बात करें, मतलब बिल्कुल करंट अफेयर्स की। हाँ, 9वें प्रश्न में हाल ही की एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है। जी, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है 1 जनवरी 2024 को। ये तो समाज की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2024 के मथुरा के बालिका सैनिक स्कूल तक। ये सिर्फ शिक्षा का विकास नहीं है, ये सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी उड़ान है। मतलब जो क्षेत्र हमेशा से पुरुषों के लिए माने जाते थे, अब वहां लड़कियां जा रही हैं। और इसी सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। जैसे 13वें प्रश्न में पूछा गया है उस पहल के बारे में जो महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए है। उसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। और 14वें प्रश्न में कन्या विद्याधन योजना का जिक्र है। जी, इसके तहत 2016 में 12वीं पास करने वाली चयनित छात्राओं को कितनी धनराशि दी गई थी? 30,000 रुपए। 2012 में ये 20,000 थी, फिर इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। ये आर्थिक मदद लड़कियों को आगे पढ़ने का हौसला देती है। बिल्कुल। लेकिन सशक्तिकरण हमेशा बड़ी बड़ी योजनाओं से ही नहीं आता। कभी कभी बहुत छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। आप किस योजना की बात कर रहे हैं? मैं 12वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। ग्राम उजाला योजना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब कितने रुपए में उपलब्ध करवाए गए हैं? मात्र 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से। अब सोचिए, एक 10 रुपए का LED बल्ब क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा। हाँ, ये बच्चों को रात में पढ़ने का अतिरिक्त समय दे रहा है। महिलाएं अपना काम रात में भी कर सकती हैं। और साथ ही ये ग्रामीण ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ा रहा है। मतलब 10 रुपए का बल्ब एक पूरे परिवार की दिनचर्या बदल सकता है। ये वाकई अद्भुत है। खैर, विकास की इस पूरी उड़ान को गति देने के लिए जमीन के ऊपर तो काम हो ही रहा है, लेकिन जमीन के नीचे भी बहुत कुछ छिपा है। आप खनिज संपदा की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल। अक्सर हम यूपी को सिर्फ खेती बाड़ी का राज्य मानते हैं, पर 15वें प्रश्न के अनुसार यूपी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। और रॉक फॉस्फेट तो खाद या फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। देखिए, प्रकृति का तालमेल।
राज्य का एक हिस्सा जमीन से वो खनिज निकालता है जो मैदानी इलाकों की खेती को हरा भरा रखने के काम आता है। और अगर हम 16वें प्रश्न को देखें तो मिर्जापुर जिले में कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं? मिर्जापुर में चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर प्रचुर मात्रा में मिलता है। वही मिर्जापुर जो अपनी कजरी के लिए मशहूर है, वहाँ संगमरमर भी है? जी, और 17वें प्रश्न में तो एक पूरी सूची दी गई है सही मिलान करने के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी लिस्ट है। चलिए इसे एक-एक करके देखते हैं। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट बांदा में मिलता है। और डोलोमाइट? डोलोमाइट सोनभद्र से जुड़ा है। सिलिका सैंड, जिसे हम कांच बालू भी कहते हैं, वो प्रयागराज के क्षेत्रों में बहुत मिलता है। और आखिर में बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। बॉक्साइट चित्रकूट में पाया जाता है। मतलब अगर हम बांदा, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट और मिर्जापुर को नक्शे पर देखें तो ये पूरी दक्षिणी बेल्ट उत्तर प्रदेश की एक बहुत मजबूत आर्थिक रीढ़ है। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, इन सभी जिलों की अपनी एक अलग पहचान है। इसी विविधता को एक साथ लाने के लिए राज्य में एक खास दिन मनाया जाता है। आप उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस अवसर पर सभी 75 जिलों के जो जीआई टैग वाले उत्पाद है उनका बहुत शानदार प्रदर्शन किया जाता है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे बनारस की साड़ी या भदोई का कालीन। ये आयोजन इसी बात का जश्न है कि कैसे इतनी विविधता मिलकर एक पूरा राज्य बनाती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत लंबी और मजेदार यात्रा तय की है, देवगढ़ के प्राचीन मंदिरों से लेकर प्रयागराज के राजस्व परिषद तक। जी, और बनारस की 31 दिन की रामलीला से लेकर मथुरा के बालिका सैनिक स्कूल तक। हमने जाना कि कैसे 10 रुपए का बल्ब और जमीन के नीचे छिपा संगमरमर दोनों ही राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और यही बात सामान्य ज्ञान को इतना रोचक बनाती है। ये सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक यूजर मैनुअल है। बिल्कुल। तो चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा सवाल छोड़ें जिस पर वो खुद विचार कर सकें। जरूर। देखिए, आज हमने बनारस की रामलीला की बात की, जिसे यूनेस्को ने धरोहर माना है। लेकिन जरा सोचिए, आज के समय में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे ग्राम उजाला योजना या फिर मथुरा का बालिका सैनिक स्कूल, हाँ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जिसे आज से 500 साल बाद के इतिहासकार हमारी सदी की सबसे महान अमूर्त धरोहर के रूप में याद रखेंगे? क्या सिर्फ हमारी कला ही हमारी विरासत होगी, या फिर समाज में लाया गया ये सशक्तिकरण का बदलाव? ये वाकई बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल है। क्या हम सिर्फ इमारतें छोड़कर जाएंगे या सशक्तिकरण के विचार? दोस्तों, आप भी इस पर जरूर सोचिएगा। जी बिल्कुल सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि उत्तर प्रदेश की इस पजल को सुलझाने में आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अपनी जिज्ञासा ऐसी ही बनाए रखिए। अगली बार कुछ और नए तथ्यों और दिलचस्प कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।